नमस्कार दोस्तों, निर्मल जी के बहुचर्चित उपन्यास वे दिन का समीक्षात्मक पाठ सुना रही हूँ आपको। पहले तो पाठ ही करूँगी, बीच बीच में टिप्पणियाँ भी, लेकिन इससे पहले वाला जो रिकॉर्डिंग था, बल्कि कहिए कि इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये कमाल की बात है हिंदी के बारे में कि जो विदेशज शब्द इसमें आए हैं उनका भी जेंडर निर्धारण हो गया है। मतलब एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जेंडर है, आप करेंगी, आप करेंगे, और अंग्रेज़ी में है यू विल डू इट। जबकि इसी तरह से तो इसको भाषा की ताकत और कमज़ोरी के बाइनरी में न रख के केवल उसकी एक टिपिकलिटी की तरह अगर हम देखें, उसकी एक ख़ास बात पॉजिटिव ही देखना होगा कि वो इतना स्पेसिफिक एड्रेस करती है यू को, सामने वाले को। लेकिन ये कि जैसे ये चीज़ें रिकॉर्डिंग अच्छी हुई, जबकि रिकॉर्डिंग इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेज़ी शब्द है, उसी तरह से और भी दूसरी चीज़ें, कितने विदेशज शब्द हमारी भाषा में है, इसलिए क्योंकि हिंदी बाद में उत्पत्ति ही इसकी हुई। बहरहाल अभी हम भाषा विज्ञान पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए निर्मल जी की भाषा कितनी अभिभूत कर देने वाली है, एकदम आधुनिक, मॉडर्न, बल्कि कहिए कि पोस्ट मॉडर्न, और अंग्रेज़ी दाँ तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बहुत विदेशज शब्द नहीं है, खालिस हिंदी, बढ़िया हिंदी है, परिष्कृत हिंदी। लेकिन उसका जो मिजाज है उसमें ज़रा भी आंचलिकता नहीं है, वो बिल्कुल एक्चुअल खड़ी बोली हिंदी है, उसमें उर्दू भी नहीं है, वो असल हिंदी है। इसलिए मुझे, और इतनी आधुनिक कि वो अंग्रेज़ी से टक्कर ले सकती है। मुझे पता नहीं कि इस फ्रेज़ का मतलब आप ठीक ठीक समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन हिंदी, ऐसी हिंदी जो अंग्रेज़ी से टक्कर ले सके, उसको मुझे लगता है कि ऐसा ही होना होगा कि वो पूरी तरह पहले तो अपने वजूद में हो, उसमें इतने आंचलिक शब्द नहीं ठूस दिए गए हों, चाहे वो बिहार का अंचल हो या उत्तर प्रदेश का अंचल हो या राजस्थान या हरियाणा या हिमाचल या कहीं का भी। आजकल लोग लोकल फ्लेवर देने के चक्कर में वो करते हैं और उसमें बहुत पाठकों को मज़ा आता है, और इससे मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी सी भाषा को चोट पहुंच रही है। अंग्रेज़ी का टक्कर लेने का मादा हिंदी में खड़ी बोली, बिल्कुल वैसी हिंदी में जैसे कि हिंदी पूरे अपने वजूद में हो, अपनी आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व में, वो हिंदी ये है। केवल यही नहीं कहा जा सकता है निर्मल जी के इस उपन्यास में, भाषा के सौंदर्य पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। अव्वल तो ये कि विदेश का इतना बेबाक खूबसूरत चित्रण शायद मैंने अब तक किसी प्रवासी साहित्य में नहीं पढ़ा। तो ये सब बातें हैं निर्मल जी के बारे में। बहुत अच्छा प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है। अभी मैं नाम नहीं गिनाऊंगी, कईयों की मैंने समीक्षाएं लिखी हैं, कईयों की मुझे लिखनी है, लेकिन अभी मैं नहीं गिनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मकसद कुछ और है। अभी मेरा मकसद ये है कि विदेशी माहौल और उसको लेकर के इतना खूबसूरत चित्रण मतलब विरल है हिंदी में, और भाषा इतनी सशक्त जो पूरे वातावरण को भी कैप्चर करती है, और मनोभावों की ऐसी व्याख्या। अब देखिए, जैसे कई जगह अगर आपने हर बारिश में किताब इनकी पढ़ी है या उससे परिचित हैं, तो आप जानते होंगे कि उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं कल्चर को संबोधित, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, इतिहास को, राष्ट्रीयता को। तो उसी तरह से आधुनिकता पर भी है, अनुवाद पर भी है, मज़दूरों पर भी है, सब कुछ पर है। लेकिन ये है कि उसमें एक चैप्टर भारतीयता पर भी है, जिसे आप राष्ट्रीयता से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रवाद का तो निश्चित ही विरोध है, लेकिन मतलब उस टिपिकल इंडियननेस
की डिमांड का भी बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, खंडन, कि यही और यही भारतीय है और उसी खांचे में हम फिट हो जाएं। इसलिए मैंने कहा कि ये अंग्रेज़ी से टक्कर ले सकती है, क्योंकि अंग्रेज़ी ने मतलब आधुनिक काल में अंग्रेज़ों से कभी नहीं ये कहा कि यही अंग्रेज़ियत है। उन्होंने उसका बड़ा दायरा बनाया। बहुत सी बातें हैं वहाँ पे भी, बहुत सी बहसें हैं, विमर्श हैं तमाम कल्चरल इंटेग्रिटी को लेके। अभी मैंने एक कवि टॉम एडवर्ड फिलिप्स का साक्षात्कार किया और उनके साथ ये सारी बातें हुई कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी एन इंडियन एंड व्हाट डज़ इट मीन टू बी ए ब्रिटिश। तो इस तरह से बहुत सी बातें, लेकिन ये जो ये कह रहे हैं कि चीफ बुलाता है और कहता है कि पत्नी को तुमसे मिलकर खुशी तो होगी, लेकिन जानते हो उसने आज तक कोई इंडियन नहीं देखा और वो सोचती है कि हर इंडियन पगड़ी बांधता है, तुम्हें देखकर वो कुछ हद तक निराश होगी। क्योंकि उसके कहने का मतलब ये है यहाँ निर्मल जी के कि वो एक इतना वेस्टर्नाइज्ड शख्स सामने आएगा कि शायद पत्नी ये सोचे या उसके दिमाग में ये बात हो कि कोई आज जैसे हम आदिवासी के बारे में सोचते हैं, है ना, और जब हमें बिल्कुल अपने जैसा एक व्यक्ति आदिवासी जनजाति का रहता हुआ मिल जाता है अचानक अपने ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, तो हमें लगता है कि ये कहाँ आदिवासी है। तो वही बात है कि वो उनका ये सोचना कि हमें ख़ास तरह से होंगे किसी जनजाति की तरह, हमारे एक अद्भुत किस्म के लिबास होंगे और भाषा ऐसी होगी कि जिसमें हम केवल बोल सकें और दूसरी में नहीं। और जब एक एकदम वेस्टर्नाइज्ड आदमी सामने आता है तो कुछ हद तक वैसा ही डिसअपॉइंटमेंट होता है जैसे अगर आप किसी जनजाति के फेस्टिवल को देखने जाएं और वहाँ आपको केवल क्रिसमस का नज़ारा मिले। तो बहरहाल दोस्तों, इस तरह से वो काम बुला कर कि क्या तुम इंटरप्रेट कर सकते हो चेक से अंग्रेज़ी में? क्या वे अंग्रेज़ हैं? नहीं, हैं तो ऑस्ट्रियन, लेकिन उन्हें काम चलाओ अंग्रेज़ी आती है, तुम्हें मुश्किल नहीं पड़ेगी। मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो हो जाएगा। वैसे ज़्यादा काम इंटरप्रिटेशन का नहीं है। तुम्हें कुछ दिन उनके साथ रहना होगा। मैं चुप रहा। सर्दी के उन दिनों में टूरिस्टों के साथ बाहर भटकने की संभावना मुझे ज़्यादा आकर्षक नहीं जान पड़ी, लेकिन इनकार करने का मुँह नहीं था। उन दिनों स्कॉलरशिप की रकम बहुत पहले ख़त्म हो जाती थी। हर विद्यार्थी छुट्टियों में कोई न कोई काम ढूंढ लेता था। मैं अब तक टालता आया था, लेकिन मुझे लगा वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर उसने कहा, हमारी एजेंसी के इंटरप्रेटर क्रिसमस की छुट्टी पर हैं, वरना हम तुम्हें तकलीफ नहीं देते। उनके स्वर में दबा व्यंग्य मुझसे छिपा न रह सका। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मुझे हल्की सी खांसी है। मौसम बदल रहा है, ठंड शुरू हो रही है, सूरज मध्यम हो गया है। तो जिस तरह की चेक सर्दी का इन्होंने वर्णन किया है वो तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सर्दी है। नहीं, तकलीफ की बात नहीं। मैं आजकल बिल्कुल खाली हूँ। सो इट इज़ फिक्स्ड। अंग्रेज़ी बोलने का यह मौका वह हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। युद्ध के दौरान वह लंदन में रहा था। यह बात वह कितनी ही बार मौके बेमौके मुझे बताना नहीं भूलता था। क्या मुझे प्राग से बाहर जाना होगा? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, यह सब उन पर निर्भर करता है। उसने निश्चिंत होकर अपनी पाइप जला ली थी।
अगर तुम उनके साथ नहीं जाओ तो वे भी शायद नहीं जाएंगे। उसने हंसते हुए कहा। कहाँ ठहरे हैं? यूरोपा में। होटल के दफ्तर से तुम्हें उनके बारे में सब ज़रूरी बातें मालूम हो जाएंगी। अगर तुम चाहो तो अभी उनसे मिल सकते हो। वैसे उनका प्रोग्राम कल से शुरू होगा। अच्छा, धन्यवाद। मैं खड़ा हो गया। फिलहाल यह तुम्हारे खर्च के लिए है, एजेंसी की तरफ से। उसने धीरे से एक लिफाफा मेरी ओर खिसका दिया। वह मुस्कुरा रहा था। मुझे बुरा लगा कि वह मेरे सुख का अनुमान लगा सकता है। क्या भाषा है ना? ये देखिए, ये इंडिविजुअलिज्म है, ये व्यक्तिवाद है। इस व्यक्ति की, ये जो नायक है, प्रोटैगनिस्ट है, शायद हमारे निर्मल जी खुद हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा प्रवास किया चेक रिपब्लिक में, और आप ये भी जानते हैं कि उनके चरित्रों में बहुत ख़ास लोग होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक लोग होते हैं, व्यक्तिवादी। निश्चित रूप से उनके जीवन में भी लोग होते हैं, प्यार होता है, इस व्यक्ति के भी जीवन में है। वो किसी गए हुए व्यक्ति, शायद अपनी प्रेमिका की पीठ के निशान को देखता है कि दिन भर अपने कमरे में, और बावजूद उसको ये लगता है कि उसके सुखों, मतलब प्राइवेसी, उसके सुखों और दुखों को इस तरह से समझ भी जाना, उनका इस तरह से पारदर्शी कर दिया जाना, इस तरह से हायर कर लिया जाना, इस तरह से पैसे दे दिया जाना अखरा भी है, जबकि बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना? वैसे यह अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्रिसमस की छुट्टियों में जो विदेशी विद्यार्थी प्राग में ही फंसे रहते हैं, उनकी स्थिति किसी से भी छिपी नहीं रहती। लिफाफा उठाकर मैंने जेब में रख लिया। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे पीछे बैठी टाइपिस्ट व्यंग्यात्मक मुद्रा में देख रही है। मैंने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर जाने से पहले मैंने कोट का हुड कानों पर चढ़ा लिया और जेब से दस्ताने बाहर निकाल लिए। क्या यह लंदन से खरीदा था? चीफ ने मेरी ओर देखा। मैंने हंसते हुए हाथ मिलाया। तुम विदेशी लोग बहुत भाग्यवान हो, उसने कहा। कैसे? मैंने पूछा। तुम्हें दोनों दुनियाओं का सुख मिलता है, उसने तनिक रहस्यमय लहजे में कहा, आधा रहस्यमय, आधा व्यंग्यात्मक भाव जो हमेशा ही मुझे दुविधा में डाल देता था। बाहर आते समय मुझे याद आया कि अगली बार मैं उसके लिए बड़ी लकी स्ट्राइक का एक पैकेट लाना नहीं भूलूंगा। बाहर बर्फ गिर रही थी। छोटे छोटे रोए सफ़ेद तितलियों से मेरे कोट पर चिपक जाते थे, खामोश और सहमे से। फिर अपने आप पिघल जाते थे और सिर्फ एक गीली सी थरथराहट मेरे चेहरे पर फैल जाती थी। मैंने सड़क पार की और फुटपाथ पर दुकानों से सटकर चलने लगा। शो विंडोज़ के भीतर मध्यम रोशनियों के दायरे बाहर छटक आए थे, जिनके तले गंदे पानी के चहबच्चे चमक रहे थे, आधी टूटी हुई बर्फ के मैले कोनों पर। छायाएं तेजी से फिसलती हुई आगे बढ़ जाती थीं। जेब के भीतर मेरी उंगलियां लिफाफे को धीरे धीरे सहलाने लगीं। देखिए, ये कष्टप्रद लम्हा है। उसे अकेलेपन का एहसास हुआ है, निरर्थकता का भी, डर का भी, और वो उस पैसे को सहलाने लगा है जो इसकी एवज में उसको मिलेगा। रेस्तरां के जिस कोने में मैं बैठा था, वहाँ से टूरिस्ट ऑफिस की इमारत दिखाई दे रही थी। यह मैं आज भी याद कर सकता हूँ। ऑफिस की ग्लास विंडो पर
पोस्टर के अक्षर गुलाबी नियॉन लाइट में चमक रहे थे। विजिटिंग प्राग, द सिटी ऑफ योर ड्रीम्स, एंड सेंट पीटर। एक बार 2 बार मैं ठंडे हाथों से दरवाज़ा खटखटा रहा था। भीतर निपट शांति थी। मुझे नहीं मालूम उस रात में कितने बजे वापस हॉस्टल आया था। आधी रात से ज़्यादा समय गुजर चुका था। मैं सिर्फ यह जान सका था 12 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था। मुझे घंटी बजानी पड़ी थी। सेंट पीटर को उठाने में काफ़ी देर लगती थी। वह हमारे हॉस्टल के गेट कीपर थे और हर रात बियर के नशे में डूबे रहते थे। शुरू के दिनों में जब हम आधी रात के बाद आते थे तो वह हम पर काफ़ी झल्लाते थे। वह अक्सर कहते थे कि हम विदेशी विद्यार्थी उनके देश के रुपए पर मौज उड़ाते हैं, हालांकि उन्हें अपने देश के प्रति कोई विशेष लगाव रहा हो, इसका परिचय हमें कभी नहीं मिला था। शुरू के दिनों में देर से आने पर वह हमसे रजिस्टर पर दरख्वास्त करवाते थे ताकि फैकल्टी के प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर सकें। हमें अक्सर देर हो जाती थी। रजिस्टर से बचने के लिए हम कुछ क्राउन पीटर को सेंट पीटर को बियर के लिए दे देते थे। शायद ऐसी ही मुद्रा देखकर किसी ने उन्हें सेंट की उपाधि दी होगी। शायद इसलिए भी मेरे मित्र थानथुन की वह राय भी थी कि बूढ़े पीटर के पास गेट की चाबियां रहती हैं। 8 बजे के बाद हॉस्टल का कोई भी छात्र अपनी प्रेमिका के पास नहीं जा सकता, यह नियम था। मेरे विचार में यह काफ़ी हास्यास्पद नियम था। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, सर्दी तो मुश्किल, लेकिन सर्दी के दिनों में तुम बाहर प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन सेंट पीटर मान जाएं तो मुश्किल नहीं होगी। उनके पास चाबियां रहती हैं जिन्हें हम कीज और पैराडाइज कहते हैं। इसलिए यह सेंट से भी ज़्यादा है, हमारे लिए वह एंजल से कम नहीं। लंबी प्रतीक्षा के बाद दरवाजे पर चटखनी खुलने की खड़खड़ाहट हुई। वह आंखें मलते हुए बाहर आए। इतनी देर में उन्होंने मेरी ओर देखा। वह आधी नींद से उठे थे और जल्दी में गुस्से का, विस्मय का भी कोई भाव नींद के कोहरे काट कर उनके चेहरे पर स्पष्ट न हो पाया था। इस संयोगवश स्थिति का फायदा उठाकर मैं तेजी से भीतर आया, लेकिन इतनी देर में वह दोबारा बुदबुदाए। मेरे एक मित्र का जन्मदिन था, मैंने कहा। यह एक ऐसा बहाना था जिस पर हर चेक आसानी से विश्वास कर लेता था।
मैं ज़रा देखने लग गई थी कि इसमें क्या है। जहाँ उन्होंने दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी। मैंने धीरे से उनकी जेब में 3 क्राउन डाल दिया। उन्हें शायद इतना आश्चर्य हुआ कि वह अंगड़ाई लेना भी भूल गए। उन्हें इसकी आशा नहीं थी। उन दिनों मैंने उनसे बार बार एक बार क्राउन उधार लिए थे। ऐसा ही हॉस्टल का कोई विदेशी छात्र बचा हो जो उनका कर्जदार न हो। खासकर क्रिसमस की छुट्टियों में, जब हम गिरजों के चूहों से भी बदतर होते थे। उधार लेने से पहले हमें हमेशा बहाना करना पड़ता था और कि घर चिट्ठी लेने से पहले, भेजने से पहले हमारे पास डाक टिकट होना ज़रूरी था, जो अभी मेरे पास नहीं है। मुझे मंगवाना पड़ेगा। मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ईमेल से भेजना है। तो बहरहाल दोस्तों, ये आपने सुना लाज़रो नेमेथ, एक अद्भुत लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, कवि, जो कि सुशील सिद्धार्थ